नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है। फयाज नाम का एक 31 साल का लड़का जो कड़ी मेहनत करता था, दिन और रात सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत। यानी कि ना तो पढ़ाई, ना तो लिखाई, ना तो पारिवारिक कला, ना तो किसी भी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता था। तो उसका जो मेन मोटिव था कि जितना पैसा वो कमाएगा उतना बड़ा आदमी वो बनेगा। और फयाज, सबसे मेन बात है, मुस्लिम कास्ट होने के बावजूद भी फयाज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। और इसकी एक बहन थी रुबीना, जिसकी उम्र 26 से 27 साल बताई जा रही है। अब फयाज जो था रुबीना के लिए बहुत परेशान रहता था कि पढ़ लिख ले, भले महीने कहीं अच्छी खासी इसकी जॉब ना लगे तब भी मैं 20-30 लाख रुपया खर्च करके इसको मैं किसी बड़े खानदान में इसकी शादी कर दूंगा, बड़े रईस जगह पे इसकी शादी कर दूंगा। लेकिन फयाज को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी बहन रुबीना के दिमाग में और दिल में जगह किसी और ने बना रखा था। फयाज अपने माँ बाप को यही कहता था कि आप लोग परेशान मत होइए, मेरी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की एक शॉप है, दिन का 5,000, 8,000, 10,000 रुपया मैं कमा लेता हूँ, किसी भी चीज की तकलीफ आप लोगों को नहीं होने दूंगा। बस मेरी बहन जो रुबीना है उसी की जिम्मेदारी है, जिस दिन मैं उसको शादी कर दूंगा फिर मैं अपनी शादी कर लूंगा, मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। रुबीना ये सारी बातें समझती थी और सुनती भी थी कि जिसका जो भाई फयाज है उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। एक ऐसा भाई जो भाई शायद रुबीना के लिए समझ लो भगवान का रूप लेकर आया था, खुदा का रूप लेकर आया था। लेकिन रुबीना, कहते हैं कि प्यार के आगे इंसान हार जाता है। रुबीना के जीवन में एक लड़का आता है जिसका नाम दीपक होता है। रुबीना एक कोचिंग क्लासेस जाती है, उसी कोचिंग क्लासेस में दीपक का मुलाकात रुबीना से होता है। धीरे धीरे करके रुबीना तो दीपक के झांसे में नहीं आना चाहती थी, लेकिन रुबीना इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि दीपक के अलावा भी कई सारे लड़के उसको प्यार करते थे, लेकिन रुबीना किसी से प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे करके दीपक के कुछ झांसे, इसके कुछ लुभावने रुबीना को इस तरीके से इस कदर आकर्षित कर दिए दीपक के प्रति कि रुबीना अब दीपक के बिना जी ही नहीं पाती थी। अब धीरे धीरे करके किसी तरीके से रुबीना और दीपक की प्रेम कहानियां बढ़ती गई। दोनों फोन कॉल्स पे रात रात भर बात करते रहे। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, ना तो दीपक पढ़ाई के बारे में सोच रहा था ना तो रुबीना सोच रही थी। सिर्फ ये लोग रात में खा पी के जब बिस्तर पे जाते, पूरी पूरी रात कॉल्स पे बात करते। सुबह 2-4 घंटे नींद लेने के बाद फिर ये लोग कोचिंग क्लासेस पहुंचते, इधर उधर अगल बगल मिलते जुलते। लेकिन जब दीपक ये कहता रुबीना से कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है किसी खास जगह पे, तो रुबीना डर जाती, सहम जाती, क्योंकि रुबीना को ये लगने लगा कि अगर उसका भाई फयाज इन रिश्तों के बारे में जिस दिन जानेगा उस दिन रुबीना का और इस दीपक का बहुत बुरा हाल कर देगा। इसलिए रुबीना बहुत डरती थी अपने भाई फयाज से। एक दिन फयाज शाम को तकरीबन 7:30 बज रहे थे, घर में आता है। इसके घर मटन वगैरह बने हुए थे, खाता है, रुबीना लाके परोसती है और कहती है भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ एक बात को लेकर, मैं वो बात कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। फयाज नहीं समझ पा रहा था। फयाज ने कहा तुम अपनी बात बाद में बताना, लेकिन जो खुशखबरी मैं तुम्हें देने वाला हूँ इससे पहले सुनो। रुबीना कहती है क्या है भैया? फयाज कहता तुम्हारी शादी के लिए एक इतना अच्छा रिश्ता आया है कि लड़का जो है फैक्ट्री का मालिक है गुजरात में, मैं चाहता हूं वहीं उससे शादी तुम कर लो। इतना दौलत, इतना पैसा है कि 10-10 4 व्हीलर गाड़ियां खुद की चलने के लिए रखा है। पैसा ज्यादा कुछ मुझे नहीं देना होगा, अगर मैंने 20 लाख रुपया एक 4 व्हीलर गाड़ी उसको दे दिया तो समझ लो शादी पक्की है। अब रुबीना अपने भाई फयाज की जुबान से जब अपने शादी के बारे में सुनती है तो उसके अंदर एक धड़क सा लग जाता है कि अब वो क्या करे, किस तरीके को अपने भाई से बताए। रुबीना हिम्मत नहीं जुटा पाई और अपने भाई फयाज से कुछ बता ही नहीं। अब रुबीना इन सारी बातों को रात में दीपक से फोन कॉल्स पे बताने लगी कि अब तुम्हें जो भी कुछ करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे भैया जो फयाज है मेरी शादी कहीं देख चुके हैं, लड़का गुजरात में उद्योगपति है, उसके पास फैक्ट्री चलती है और मेरे भैया अब शादी वहीं करवा के मानेंगे। जो भी कुछ करना है 10 दिन के अंदर चाहे मुझे लेकर भाग चलो, कुछ भी करो, मैं अब नहीं रह सकती अगर तुम्हें उससे शादी करना है तो। दीपक बड़ी उलझनों में फंस गया यार कि क्या बात कर रही है, मैं परिवार को कैसे धोखा दे दूं। दीपक तो चाह रहा था कि दोनों के परिवार सहमति से जात पात का भेदभाव ना रखे और शादी कर ले, लेकिन यहां तो कुछ उल्टा हो रहा था दोनों की प्रेम कहानियों के बीच में।
दीपक ने कहा एक काम करो, मैं एक होटल बुक करता हूँ, उस होटल पे तुम आओ, वहाँ हम लोग मिलते हैं, 2-4 घंटे टाइम दूंगा और आराम से बातचीत करते हैं, मिल करके फिर इसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। रुबीना ने कहा ठीक है, लेकिन कैसे मिलेंगे हम लोग? दीपक ने कहा मैंने एक होटल बुक कर रखा है, कोचिंग के बहाने निकलना और आना 3-4 घंटे हम लोग उसी होटल में बिताएंगे। अब ये लोग बलरामपुर के ही एक होटल में, जहां ओयो चलता है, ओयो होटल का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। ओयो में खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वगैरह लोग, जोड़ियां ज्यादा मिलती जुलती हैं। तो दीपक रुबीना को उसी ओयो होटल में बुलाता है। ओयो होटल में जैसे ही लोग एंट्री कर रहे थे, जा रहे थे, तब तक पीछे से कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स को खोजने के लिए रुबीना का भाई फयाज मार्केट में आया हुआ था और वो अपने बहन को दूर से ही देख लिया, किसी गैर लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले हुए। फयाज समझने की कोशिश कर रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था कि सच में ये लड़की है कौन, लेकिन जिस जिस तरीके से चाल चलन स्वभाव जिस तरीके से दिख रहे थे दूर से, फयाज ये 100% कन्फर्म हो चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन रुबीना ही है। ये लोग होटल में जैसे जाते हैं, होटल के पास पहुंचता है फयाज और अपनी बाइक खड़ा करता है और अंदर होटल में जाता है। जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे पूछता है कि अभी जो जस्ट 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की गए हैं, वो लोग किस कमरे में गए हैं। होटल वाला बहुत मना कर रहा था कि भाई मैं नहीं बता सकता। फयाज ने बहुत सारी धमकियां दी, मारने तक की भी धमकी दे दी। मजबूरन में वो लड़का डर गया जो होटल के रिसेप्शन पे मौजूद था, उसने बता दिया कि रूम नंबर इतने में दोनों लोग गए हैं। फयाज दबे पांव सीढ़ियों से चढ़ता हुआ होटल के उस कमरे में पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। इधर दीपक और रुबीना कुछ करने ही वाले थे, अपने प्यार को अंजाम ही देने वाले थे कि कुछ कपड़े शरीर से भी उतार चुके थे। तब तक झटाझट दीपक कपड़ा पहनता है, रुबीना बाथरूम की तरफ अंदर बढ़ती है और दीपक जैसे दरवाजे की कुंडी खोलता है तब तक फयाज अपने हाथों से कस के दीपक के नाक पे मारता है। मारने के बाद यही सवाल करता है कि मेरी बहन रुबीना कहाँ गई। अब रुबीना बाथरूम में से जब अपने भाई की आवाज को सुन रही थी तो डर गई, यहां तक कि रोने लगी डर के नाते, और वो रोते हुए कमरे के बाहर आती है और अपने भैया के पैरों में, फयाज के पैरों में झुक जाती है। फयाज पहले तो दीपक को इतना मारता है, घसीटता हुआ उसको सीढ़ियों के नीचे लाता है और बाजार में उस होटल के सामने उसको पीट पीट कर इतना मारता है कि मारते मारते उसकी जान ले लेता है। फिर वहां से अपनी बहन को खींचते हुए एक ऑटो रिक्शा को आता है, उसमें बैठाता है और अपनी बाइक वहीं पे छोड़ देता है। वहां से रिक्शे में भी मारते पीटते हुए अपनी बहन को घर पे लाता है। किससे कहानियां बढ़ चुकी थी, पुलिस मौजूद थी, चूंकि फयाज के हाथों हो चुका था एक कत्ल है। पुलिस तुरंत पहले तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद फयाज को गिरफ्तार करने के लिए वहां से निकल जाती है। पुलिस जैसे पहुंचती है फयाज के घर पे, तब तक देखती है कि जो फयाज है वो अपनी बहन को इतना मार मार दिया था, इतना लहूलुहान कर दिया था कि फयाज के घर पे खुद कोई डॉक्टर आके उसकी बहन का इलाज कर रहा है। इधर गांव में फयाज के अगल बगल के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली ये जानने के लिए सच में फयाज की बहन के साथ हुआ क्या था। फयाज इन सारी बातों को छुपा रहा था कि उसकी बहन ओयो में थी या कहां पे थी, किसी गैर लड़के के साथ। लेकिन कहते हैं कि जब फयाज के हाथे कत्ल हो चुका था तो बात छुपने वाली कहां थी। पूछते पूछते पता फयाज के घर पे पुलिस पहुंचती है और फयाज को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने ले जाया जाता है, पूछताछ किया जाता है और फयाज से यह पूछा जाता है कि अगर मान लो उसकी बहन किसी लड़के के साथ किसी कमरे में पकड़ी भी गई और आपत्तिजनक स्थिति थी तो फयाज को तुरंत पुलिस को सूचना देना चाहिए था। पुलिस फयाज की हर वो मदद करती जो फयाज मदद चाहता। दोनों बालिग थे, नाबालिग तो थे नहीं। अगर दोनों रजामंदी से शादी भी करना चाहते थे तो फयाज को इसमें आपत्ति थी, लेकिन कुछ करने की अनुमति कानून उसको नहीं देता है। अब धीरे धीरे करके इनको फयाज के खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करके इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सन 2019 की मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी व्यक्ति के माध्यम से इस कहानी की जब निष्कर्ष निकली, जिस कहानी के बारे में मुझे सूचना मिली, तो मैंने सोचा एक स्टोरी के माध्यम से मुझे आप तक इस कहानी को पहुंचानी चाहिए ताकि आपके अंदर जागरूकता आए और आप सीख सको। आप सोच लो, एक प्रेमी प्रेमिका के जीवन में प्यार के सिवा कुछ होता नहीं, बीच में आ गया भाई। भाई भी अपनी जगह पे सही ही था।
कोई भी बहन किसी गैर लड़के के साथ बाहों में बाहें डालकर हाथों में हाथ डालकर अगर घूमती हुई दिख जाए और उसका भाई अपनी आंखों से देख ले, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हकीकत है। लेकिन गलती तो फयाज के हाथ इसलिए हुई कि उसको मारना, गुस्सा करना था, मारना था, मार दिया होता ठीक है, लेकिन हत्या मारते मारते नहीं करना चाहिए था। ये फयाज के जीवन की अंत की कहानी है मेरे दोस्तों। जो भी कुछ होगा धीरे धीरे करके, ये तो निश्चित है कि फयाज को जीवन कारावास की सजा जरूर से जरूर होगी मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई ना दोस्तों, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी अच्छी सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।